अड्डा स्कूल। आप सभी लोगों का अड्डा स्कूल पर बहुत 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 सारा स्वागत है। और जैसे कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, आपको लिखा हुआ मिला होगा यहाँ पर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें हम दो स्टोरीज कवर करने वाले हैं। वन इज ऑफ ज़िटकाला सा एंड अनदर वन इज ऑफ बामा, राइट। तो दोनों ही स्टोरीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं। दोनों ही स्टोरी में हमें सोशल इंजस्टिस, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया गया है। मैंने यहाँ पर पूरी स्टोरी कवर करी है इन पॉइंटर्स, जिससे आप लोगों को एग्जाम्स में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे। इसकी मदद से आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने आंसर राइटिंग में। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ओवरऑल व्यू भी दिया है स्टोरी का, और इंट्रोडक्शंस में मैंने ऑथर के बारे में भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। दोनों ही ऑटोबायोग्राफीज हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से हमें ये ऑटोबायोग्राफीज मेंशन करी गई हैं। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। दिस इज चैप्टर नंबर 8 टेकन फ्रॉम द बुक विस्टास। सो लेट्स बिगिन। सो कहानी शुरू होती है यहाँ से कि आपकी जो स्टोरी है, दिस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 इज ऑल अबाउट a female named ज़िटकाला सा, and part 2 is also about one of the females जिसका नाम है बामा। फाइन। तो दोनों ही लड़कियों की कहानी यहाँ पर आपको दिखाई गई है। दोनों ही सोशल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुई, और दोनों ने ही अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफीज को यहाँ पर मेंशन किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट टू फीमेल्स। Now, both are the victim of social discrimination, which I have already told you. दोनों ही social discrimination का शिकार हुई हैं। ज़िटकाला सा is the victim of racial discrimination, whereas Bama is the victim of caste discrimination. ज़िटकाला सा को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, और उनके बाल बहुत लंबे लंबे थे, लेकिन जिस जगह पर वो गई वहाँ पर एक ट्रेंड था जिसमें उस जगह के पर्टिकुलर लोग जो थे वो बड़े बाल नहीं रखते थे, तो उनको छोटे बाल ज़बरदस्ती रखवाने के लिए उतारू किया गया। वहाँ के जो कल्चर्स थे उनको नहीं पता थे, ज़बरदस्ती उन्हें वो कल्चर्स फॉलो करवाए गए, तो ज़बरदस्ती पकड़ करके उनका बाल काटा गया, जबकि उनके रिवाज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था कि किसी भी बंदे के बाल काटे जाएं, तो वो तो धिक्कार मानी जाती थी। सो अब ज़िटकाला सा अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी हैं जब उनके बड़े बड़े बालों को छोटा छोटा करवा दिया जाता है। देन अनदर बामा ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखा है ना। उन्होंने देखा कि लोग छुआछूत बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। कोई लोअर कास्ट होता है तो उसको अनटचेबिलिटी की कैटेगरी में रखा जाता है, और इसी तरीके से जो बामा थी वो अनटचेबिलिटी का शिकार हुई। उनकी जिस जगह से, जिस कास्ट से वो बिलोंग करती थी, वो नीच जात मानी जाती थी। In both the extract, the writers look back on their childhood and reflect on their relationship with mainstream culture, which ill-treated them when they were child. So दोनों ही ऑटोबायोग्राफीज में आपको पता चलेगा कि दोनों अपनी बचपने की तरफ रुख करती हैं, और दोनों को अपने बचपन की कहानियां यहाँ पर मेंशन करते हुए दिखाया गया, जिसमें वो एक तरह से बहुत ही ज्यादा अंदर से टूट चुकी हैं। बचपन में किस तरह से उन्हें लोगों ने एकदम इल ट्रीट किया, बहुत मैल ट्रीट किया, बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया, किस तरह से लोगों ने उनका कितना मजाक उड़ाया, कितना धिक्कारा, वो यहाँ पर मेंशन किया गया, राइट। सो बोथ एक्सट्रैक्ट्स में आपको राइटर अपने चाइल्डहुड में जाते हुए दिखाई देंगी, और अपने पास्ट की जो बुरी यादें हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई देंगी। फाइन, चलो। बट बोथ द अकाउंट्स आर नॉट सिंपल नरेटिव्स ऑफ ऑपरेशन, rather they reveal how oppression was resisted, both the narrators in their own ways. तो अब यहाँ पर ये जो कहानी है इसमें सिर्फ यही नहीं बताया गया कि किस तरीके से वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुई, बल्कि यहाँ पर उन्हें ये भी बताया गया है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होने के बावजूद उन्होंने किस तरीके से इसको रेजिस्ट किया, इसका सामना किया, और इसके ऑपोज में गई। नाउ ज़िटकाला सा and Bama were very young, but not so young that they would not understand the evil scheme of the mainstream culture. ये कहानियां उन्होंने तब की बताई हैं जब वो छोटी हुआ करती थी, लेकिन इतनी भी बचकान नहीं थी कि उनके अंदर रैशनलिज्म ना हो, सही गलत की पहचान ना हो, या सोच समझ डेवलप ना हो। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा था तो उन्हें इस चीज़ का एहसास था कि दिस वॉज रॉन्ग एंड दिस शुड नॉट हैपन, ऐसा नहीं होना चाहिए। द इंजस्टिस ऑफ द सोसाइटी डिड नॉट एस्केप देयर नोटिस ऑल्सो. Their bitter childhood experience sowed the seeds of rebellion in them earlier on. So ये जो injustice था उनकी सोसाइटी का, है ना, जिससे वो बच करके नहीं निकल सकते थे, उन्होंने उसको फेस किया। लेकिन कहीं ना कहीं ज़िटकाला सा और बामा दोनों ही एक रेबल बन चुकी थी, जिन्हें उस सोसाइटी, उस समाज से अलग निकलना था, आवाज़ उठानी थी सोशल इनजस्टिस की, और लोगों को ये बताना था कि जो भी उनके साथ हुआ वो सही नहीं था, दैट वाज कम्प्लीटली रॉन्ग, और ऐसा नहीं होना चाहिए था।
फाइन। सो जरूरी नहीं है कि हमारी जिंदगी में जो परेशानियां चल रही हैं और हमें पता होते हुए भी कि वो परेशानियां जो हैं वो गलत हैं, तब भी हम उसके खिलाफ आवाज ना उठाएं। सो भले ही हम लोग किसी भी तरह की ऑपरेशन में क्यों ना हो, कितना ही प्रताड़ित क्यों ना किया जाए, लेकिन अगर कोई चीज गलत हो रही है तो हमें उसके खिलाफ आवाज जरूर से जरूर उठानी चाहिए। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। नाउ both the accounts are based into distinct culture. The first is that of Native Americans and the second is of the Tamil Dalits. So दोनों को जो कहानियां हैं वो अलग अलग कल्चर्स को दिखाती हैं। एक जो कल्चर है वो आपका अमेरिकन्स का है, अमेरिका या अमेरिका में रहने वाले लोगों का, और दूसरा जो कल्चर है वो तमिल का है ना, तमिल दलित्स का। सो आप प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट ये जो दो स्टोरीज हैं वो कहाँ की ली गई हैं। फाइन, बट द कॉमनैलिटी दैट ब्रिंग्स देम क्लोजर इज द फैक्ट दैट इन बोथ केसेस द मेन स्ट्रीम कल्चर मार्जिनलाइज्ड द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। लेकिन दोनों ही चैप्टर्स में या दोनों ही पार्ट में आपको सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलेगा, और ये भी देखने के लिए मिलेगा किस तरीके से जो सोसाइटी है ना, वो उन लोगों को जो कि एक छोटे तबके के लोग हैं उनको किस तरीके से प्रताड़ित कर रही है, किस तरह से परेशान कर रही है, और वो लोग जो कि अंडर प्रिविलेज सेक्शन से बिलोंग करते हैं वो किस तरीके से झेल रहे हैं। फाइन, सो इट्स सिंपली रिटन दैट द मेन स्ट्रीम कल्चर मार्जिनलाइज द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ दैट सोसाइटी। कहीं ना कहीं फील करवा रहे हैं उसको, देखो कि तुम इस जगह से बिलोंग करते हो and you are not actually the real part, the hero of the society. This gave rise to the conflict between the mainstream culture and the marginalized community. अब यही एक तरह का conflict produce कर देता है, एक मतलब development of not the proper society and the discrimination of the two different class, right? So the mainstream culture and the marginalized community, which is explicitly showcased in memories of childhood. सो यहाँ पर आपको जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है और जो मेन स्ट्रीम कल्चर है उसके बीच में एक वास्ट डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, और यही वो डिफरेंस है जिसको हाईलाइट किया गया है इस चैप्टर में, राइट? सो स्टोरीज आर लिटरली रियली वेरी अमेजिंग। जितना अच्छे से आप इसको पढ़ते हैं उतना ही अच्छे से आप चीज़ों को लर्न करते हैं कि कैसे हर एक इंसान, ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हो या उसकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, हर एक इंसान किसी ना किसी प्रॉब्लम, किसी ना किसी परेशानी से सफ़र कर रहा होता है और वो उस परेशानी से निकलने की कोशिश ज़रूर करता है। Right now, what is the main theme of this particular chapter? Theme memories of childhood की अगर मैं बात करूँ, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको अंडरस्टूड हो। So it's highlight the despise racial discrimination and unhealthy treatment towards the humanity in general and women in particular. So यहाँ पर इस चैप्टर में हमें दिखाया गया है कि किस तरीके से वुमेन्स के अगेंस्ट और साथ ही साथ में जो ह्यूमैनिटी है उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, कितना अनहेल्दी ट्रीटमेंट लोगों को दिया जाता है और कितना डिस्क्रिमिनेशन फैला हुआ है, लोगों के साथ कितना गलत हो रहा है ना, जबकि हमारा जो संविधान है वो इस तरह के किसी भी ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। हमारा संविधान जो है वो बात करता है इक्विटी की, कि सब एक हैं, कोई भी अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक तरह का सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिला है जो कि अंतर आत्मा को इंसान की झंझोड़ देता है जिसके साथ होता है। फाइन, लेट्स बिगिन। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ज़िटकाला सा। ये जो इमेज देख रहे हैं ये किसी और की नहीं बल्कि ज़िटकाला सा की है। ज़िटकाला सा इज द ऑथर ऑफ द कटिंग ऑफ द लॉन्ग हेयर, राइट? तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। गर्ट्रूड सिमंस born in 1876 was an extraordinary talented and educated Native American woman who struggled and triumphed in a time when severe prejudice prevailed towards Native American culture and women. So this is the actual name of Zytkala Sa, Gertrude Simmons Bonin, है ना। जनरली जब क्या होता है, ऑथर्स के और राइटर्स के नेम बड़े बड़े होते हैं तो वो उनको छोटा करने के लिए, है ना, वो एक ऐसा कॉमन नेम लिख देते हैं जिससे लोगों को पढ़ने में आसानी हो, और वो इतना टफ नाम अगर याद नहीं कर सकते तो वो इजी नाम से इसको पढ़ लें। सो 1876 में इनका जन्म हुआ, ठीक है, और ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी और बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड भी थी, है ना। एंड शी वॉज अ नेटिव अमेरिकन वुमन, अमेरिका की रहने वाली थी। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी और इन्होंने स्ट्रगल करने के बाद जीत भी हासिल करी,
ठीक है, और उस समय इन्होंने जीत हासिल करी जिस टाइम पे सिवियर प्रेजुडिस प्रिवेल कर रहा था। मतलब लोग एक पर्टिकुलर सोसाइटी, एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सोसाइटी से बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे, हेट्रेड करते थे। आप खुद सोचो, मतलब लोगों ने कास्ट डिविजन्स कर दिए, लोगों ने अपने आप अपनी थॉट प्रोसेसिंग बना ली, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, लेकिन हाउ लॉन्ग कम इट इज ट्रू nobody knows. So everybody say that this is right, this is wrong, this is correct, this is false. So what is this? This is just a thought. People created it. लेकिन अब जब लोगों ने बना ही दिया है और जब मेजोरिटी उसकी तरफ भागी रही है, जब मास पीछे पीछे दौड़ ही रहा है ना, खूब तेज तेज चलने की कोशिश कर रहा है, सो कोई क्यों रुकने की कोशिश करेगा? एवरीबडी रन्स आफ्टर द मास। तो यहाँ पर झटकालासा के साथ जो हुआ वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी, एक पर्टिकुलर पार्ट से बहुत नफरत करना, तो वो प्रेजुडिस वाली फीलिंग जो बहुत ही भयंकर तरीके से प्रिवेल कर रही थी, उस समय इन्होंने पढ़ा लिखा और अपने आप को ये घोषित किया दैट शी इज रियली वेरी टैलेंटेड, और उन्होंने जीत भी हासिल करी। एज अ राइटर शी अडॉप्टेड द पेन नेम ऑफ झटकालासा, क्योंकि वो एक राइटर थी एंड राइटर शुड बी लाइक दैट कि उसका नाम हर जगह पर पॉपुलर होना चाहिए, सबकी ज़बान पे बहुत ही आसानी से आ जाए, तो उन्होंने अपना नाम झटकालासा रख लिया। एंड 1900 began publishing articles criticizing the Carlisle Indian School. Her works criticized dogma and her life as a Native American woman and dedicated against the evil of oppression. So 1900 में उन्होंने अपने आर्टिकल्स पब्लिश करवाए, ठीक है, उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू किया एक स्कूल को, एक इंडियन स्कूल का लेस्ले को, जिसको बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं ना, एक प्रसिद्धि हासिल हुई है ना, प्रॉस्पर किया बहुत ज़्यादा इनका राइटर। और फिर उन्होंने किस तरह से एक जो गलत सोशल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, किस तरह से जो डॉगमा चल रहा है, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, क्रिटिसाइज किया उसको, ठीक है, और साथ ही साथ में उन्होंने बोला कि किस तरीके से जो नेटिव अमेरिकन होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, राइट। एंड शी डेडिकेटेड अगेंस्ट द एविल्स ऑफ ऑपरेशन। तो लोग जिनको उत्पीड़ना मिल रही है, उत्पीड़न किया जा रहा है, जिनको ज़बरदस्ती दबा और कुचल करके रखा जा रहा है, तो उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वी ऑल आर इक्वल एंड वी शुड नॉट गेट ट्रीटेड बैडली। फाइन। सो झटकालासा को एक बहुत ही अच्छा ऑथर माना जाता है और सोशल डिस्क्रिमिनेशन के प्रति जो धारणाएं लोगों की थी, वो धारणाओं को ख़त्म करने वाली शी वॉज देयर एंड शी हैज़ जस्ट रेज्ड हर वॉइस ऑल्सो। नाउ पार्ट 1 स्टार्टेड फ्रॉम हियर, यहाँ से कहानी शुरू होती है झटकालासा की कहानी। द फर्स्ट पार्ट एक्सप्लोर्स द अकाउंट ऑफ सिमंस। अब सिमंस कौन है वो आपको पता चल जाएगा आगे, राइट। तो पहली कहानी में हमें सिमंस के बारे में पता चलता है, राइट। सिमंस वॉज एन अमेरिकन इंडियन who was against social discrimination towards American Indian. सिमंस एक अमेरिकन इंडियन है, कोई और नहीं, झटकालासा, जो कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है ना। अमेरिकन इंडियंस में जितने भी अमेरिकन इंडियंस थे, उनके खिलाफ हो रहे सोशल इनडिस्क्रिमिनेशन के, ये पूरी तरीके से सोशल डिस्क्रिमिनेशन के हो रहे, जो बेसिकली अमेरिका में ये रह जरूर रही थी, बट इंडियंस वर सेड एज ब्लैक इंडियंस, है ना, एंड दे वर नॉट ट्रीटेड सो गुड। वहाँ का कल्चर अलग था, वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो अलग थे, लेकिन इन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। शी थ्रोज लाइट ऑन हर फर्स्ट डे एक्सपीरियंस एट कार्लिस्ले इंडियन स्कूल। तो इन्होंने जो अपनी स्टोरी लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसमें उन्होंने एक स्कूल के बारे में लिखा। स्कूल क्या है? कार्लिस्ले इंडियन स्कूल। ये वहाँ पे पढ़ती हैं, तो वहाँ पर इनका पहला दिन है। अब पहला दिन इनका ऑफ कोर्स अच्छा होता है, बुरा होता है, वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। झटकालासा's फर्स्ट डे एट स्कूल इज बैड एंड अनप्लेजेंट। अब झटकालासा, बच्चे कितने खुश होते हैं स्कूल जाने के टाइम पर, बहुत सारे बच्चे दुखी भी होते हैं, लेकिन झटकालासा वाज वन ऑफ द गर्ल जो कि अपने स्कूल जाने के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जब वो स्कूल गई तो उन्हें लगा कि शायद कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन शी हैड अ बैड एक्सपीरियंस। फाइन, शी was having an unpleasant experience. The custom of place were new and strange to her. Customs का मतलब होता है रिवाज। आप किसी भी नई जगह जाते हो आप, तो वहाँ के अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो आपको पता नहीं होता है ना। सो आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हो, लेकिन वो वहाँ के लोगों का तरीका होता है कि वो आपको कंफर्टेबल बनाए। सो उनके लिए सब कुछ बहुत नया था, सब कुछ बहुत स्ट्रेंज था, चीज़ों के बारे में उन्हें पता नहीं था। सो शी डिडंट न्यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। मोरओवर देयर वाज प्रेशर ऑन हर, और तो और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था
to wear clothes that were not reputable in her culture. अब इंडिया में ओढ़ने पहनने का तरीका अलग, अमेरिका में ओढ़ने पहनने का तरीका अलग. अब जिड खालासा कहती हैं कि मुझे वहां पर ऐसे कपड़े पहनाए गए जो कि मैं नहीं पहनना चाहती थी, जो मेरे कल्चर के अगेंस्ट था. मैं सीधी सादी साधारण सी अबला सी नारी, मुझे अगर एक वेस्टर्न कल्चर में पूरी तरीके से आप ढालने की कोशिश करोगे सो इट विल बैड. सो यहाँ पर जिड खालासा ने जो फेस किया वो था उनके तौर तरीकों का बदलना, है ना. और वो बदलना नहीं चाहती थी क्योंकि उनके कल्चर में उस तरह के क्लोथ्स अच्छे नहीं माने जाते थे जिस तरह के क्लोथ्स को उनको पहनने के लिए बोला गया. नाउ शी डज नॉट अंडरस्टैंड द रूल्स एट द ब्रेकफास्ट टेबल. अब वो जब ब्रेकफास्ट टेबल पे आई तो वहां पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे लेकिन उन्हें वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आए, है ना. हमारे यहाँ बस एक पूजा होकर के खाना खा लिया जाता है लेकिन वहाँ के सिस्टम अलग थे. कॉन्सिक्वेंटली मतलब अब क्योंकि मेरे को पता नहीं है रूल्स क्या है रेगुलेशन क्या है तो मेरे साथ प्रॉब्लम होगी ना, आई सफर विद द प्रॉब्लम्स. तो वो प्रॉब्लम से सफर कर रही थी. अब किस तरह की प्रॉब्लम से वो सफर कर रही थी, उन्हें लगा आई एम सॉरी मैं क्या कर रही हूँ मुझे नहीं पता, मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. तो जब चीजें हो रही थी तो वो गलतियां कर रही थी क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं था. सो एज अ रिजल्ट बिकॉज शी वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड द रूल्स शी वाज डूइंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक. देयर वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर एवरीवन टू पुल अ चेयर एट द फर्स्ट बेल. अब वहां पर एक रूल बनाया गया था, एक सिस्टम बनाया गया था. वो रूल और सिस्टम ये था कि जब पहली बेल बजेगी तो सबको अपनी चेयर को खिसकाना है और पीछे करना है. जिड खालासा कोई नहीं पता था, उन्हें बेल का मतलब नहीं पता था. जिड खालासा जब पहली बेल सुनती हैं तो वो बैठ जाती हैं जबकि बाकी लोग खड़े हुए थे. तो जिड खालासा पता नहीं है एम्बैरेसिंग हो जाना या एम्बैरेसमेंट फील करना कि सब तो ये नहीं कर रहे मैं कर रही हूँ, कहीं मुझे डांट ना दिया जाए, मेरे को रूल्स नहीं पता ना. खैर फिर फर्दरमोर एवरीवन हैड टू सिट डाउन एट द सेकंड बेल. फिर दूसरी घंटी बजती है, हर किसी को बैठना होता है चेयर के ऊपर, लेकिन जिड खालासा को फिर समझ में नहीं आता तो जिड खालासा खड़ी रहती हैं. उन्हें नहीं पता होता कि सेकंड बेल पे बैठना है. तो ये भी उनके लिए अजीब होता है कि सब बैठ गए और वो खड़ी हुई है. शी वाज लुकिंग फूल एट दैट टाइम. तो ये उनका सेकंड एक्सपीरियंस था. अ फीलिंग ऑफ ह्यूमिलिएशन केम इन हर. उनको इतना अजीब लगता है, बोलते ना अंदर से पूरी तरीके से वो बहुत ही एम्बैरेस्ड फील कर रही होती है कि मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे क्या है. हालांकि रूल्स और रेगुलेशंस सीखने में समझने में लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है, बट शी वाज लाइक व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम चेंजिंग माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू देम, राइट. नाउ व्हेन अनदर बेल रैंग शी डिडंट डू एनीथिंग बिकॉज ऑफ फियर ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक. जब एक और घंटी बजती है तो वो कुछ करती ही नहीं है. शी डिडंट डू एनी काइंड ऑफ मूवमेंट क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कुछ भी किया तो वो गलत हो जाएगा. सो वो कोई रिएक्शन ही नहीं देती हैं. एंड this again bring a lot of humiliation to her. She then cried due to these mistake and humiliation. अब बच्ची होती है वो छोटी, उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है. तो जो भी चीज़ें उनके आसपास हो रही होती है उससे उन्हें रोना आने लगता है कि आखिर वो बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं है, आखिर वो बाकी लोगों की तरह एक्टिविटीज़ क्यों नहीं कर पा रही. वाई इज शी डूइंग समथिंग जो कि बहुत ही अजीब है, उन्हें क्यों नहीं पता रूल्स एंड रेगुलेशन. तो उन्हें रोना आ जाता है इस बात पे, उन्हें बुरा लग रहा होता है. देन व्हाट हैपेंड, हर फ्रेंड जुडविन टॉक टू हर अबाउट द कटिंग ऑफ हर हेयर. अब ये तो एक ह्यूमिलेशन का पार्ट था जो उन्होंने बेल रिंग पर झेला. इसके बाद उनकी दोस्त ने उनको और ज्यादा जर्जर कर दिया, उनको अंदर से तोड़ दिया जब उन्होंने ये बताया कि तुम्हारे आज बाल काटे जाएंगे. एंड शी वाज लाइक ये तो हमारा मान सम्मान है, हमारे यहाँ तो लड़कियां छोटे बाल रखती ही नहीं है और मैं कैसे बाल कटवा लूं. In her culture, captured unskilled warriors had shingled hair. अब जिड खालासा का कल्चर कुछ इस तरीके से था कि वो योद्धा या वो वॉरियर्स जो अनस्किल्ड होते हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता और जिन्हें बंदी बना लिया जाता है, उनके बाल छोटे काट दिए जाते हैं, एकदम खशखशी बाल काट दिए जाते हैं. और या तो किसी का कोई मर गया होता है तो वो छोटे बाल रखता है. अब जिड खालासा ऐसा कैसे कर सकती थी, वो तो दोनों में से ही किसी चीज से बिलोंग नहीं करती थी, तो आखिर वो छोटे बाल कैसे रखती. तो वो इस चीज से बचने की कोशिश करती है कि मेरे को बाल नहीं कटवाने, मेरे को छोटे बाल नहीं रखने. तो वो अपने आप को बचाने के लिए इधर भागती हैं उधर भागती हैं, इधर छुपती हैं उधर छुपती हैं, बट उन्हें आखिरकार ढूंढ ही निकाला जाता है. छुपना उनकी मजबूरी थी क्योंकि वो अपने बाल कटवाना नहीं चाहती थी.
देयर वाज अ क्रशिंग ऑफ हर स्पिरिट ड्यू टू हिज एक्ट। लेकिन जैसे तैसे करके उनको ढूंढ निकाला जाता है और जब उनका पता चल जाता है तो उनको बिठाला जाता है चेयर पर, बांधा जाता है और फिर उनके बाल काट दिए जाते हैं। जब उनके बाल काटते जाते हैं वो पूरी तरीके से ना ऐसा लगता है बर्बाद हो गई हैं। अंदर से उनकी पूरी अंतर आत्मा जो होती है वो झंझोड़ जाती है। शी वॉज लाइक कि जो भी था गलत था, उनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, बट उनके साथ वैसा हुआ। तो जब किसी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा लगाव होता है या जो चीज़ आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है, वो चीज़ जब आपसे दूर जा रही होती है, आपके कल्चर्स को कोई आपसे बोलता है कि आप इसको अनफॉलो करो, तो आप पूरी अंदर से टूट जाते हो। तो यहाँ पर ज़िटकाला सा के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी थी। फाइन नाउ, मोरओवर दिस क्रूअल्टी मेड हर रियलाइज द कंफर्ट ऑफ हर होम। अब उन्हें लगता है कि वो घर पर ही ठीक थी, उन्हें यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आना चाहिए था। जब इंसान घर पर रहता है तो वो कितना कंफर्टेबल होता है, किसी तरह का कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, किसी तरह की कोई बुराई नहीं होती, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। हम बाहर क्यों आते हैं, बाहर आते हैं तो हमें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। और उन्हें लिटरली ऐसा मन कर रहा था कि वो या तो बाहर के एनवायरनमेंट को बदल दें या तो फिर वो अपने आप को ही बदल लें। लेकिन उन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई और फिर उन्होंने एक चैप्टर भी लिखा, उन्होंने वो ऑथर बन गई और उन्होंने इसी तरीके से चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, जो शायद आज के समय पे उतना ज़्यादा प्रिवेलिंग नहीं है। लोगों के अंदर समझ आ गई है और वो इस तरह का सोशल इनजस्टिस नहीं फैलाते। Fine. So this was the first part which gives the conclusion also, right? And the conclusion of the chapter is just given us as कि there should be no social discrimination. अगर social discrimination होता है तो पूरी तरीके से इंसान की अंतर्मन को तोड़ देता है, right? Now let's move ahead and look for another part. Here we have come up with another part also. और अनदर पार्ट में हमने बामा के बारे में पढ़ना है। बामा इज ऑल्सो अ फीमेल, है ना। और बामा का कहना है कि हम खुद भी इंसान हैं। अगर हम तुम्हारी कैटेगरी में नहीं आते तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि हम इंसान नहीं हैं, हम भी इंसान हैं, हमारी भी कद्र करो और हमारे साथ कुछ गलत मत करो। So she is Bama. The female you are looking sitting in front of you is Bama. Bama is the pen name of Tamil Dalit woman from a Roman Catholic family. So जो बामा है वो एक रोमन कैथलिक फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनका जो पेन नेम है, जिस नाम से ही अपने राइटअप्स लिखती हैं, वो है बामा। शी हैज़ पब्लिश्ड 3 मेन वर्क्स, एन ऑटोबायोग्राफी करुक्कू 1992, अ नॉवल संगाती या संगति भी बोल सकते हो आप 1994, एंड अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज लाइक किसुम्बुक्करन 1996 में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो उनके 3 मेजर वर्क्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रहे और यही 3 काम की वजह से इनको बहुत ज़्यादा जाना गया, राइट। नाउ द फॉलोइंग एक्सेप्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कारुक्कू। अब ये छोटा सा एक स्टोरी है, कहानी है जो इनकी कारुक्कू नामक पूरी की पूरी स्टोरी से लिया गया है, राइट। कारुक्कू मीन्स palmyra leaves which with their serrated edges on both sides are like double-edged words. पत्तियां देखी आपने कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं, यहां से चौड़ी होती हैं और यहां से पतली होती हैं, बट ये ऐसी हैं पाल्मेरा, ठीक है। दोनों ही साइड से आपको थोड़ी सी पतली दिखाई देंगी। एंड दे आर लाइक डबल एज्ड स्वॉर्ड, तलवार जो कि 2 तरफ से नुकीली है। बाय अ felicitous pun, the Tamil word karukku containing the word karu, embryo or seed, also means freshness, newness. So karukku का जो ओरिजिनेशन है, ओरिजिन ऑफ वर्ड है, वो करू वर्ड से लिया गया है और करू का मतलब है या तो कुक में पल रहा एक छोटा सा एम्ब्रियो या फिर एक बीज जिससे चीज़ों का ओरिजिनेशन होता है। और यहीं पर ही शायद बामा हाईलाइट करना चाहती हैं कि देखो, किसी के अंतर्मन को, किसी की आत्मा को मत झिझोड़ो। अगर किसी की अंतर्मन, अंतरात्मा को झिझोड़ोगे, उस एज में आप अगर किसी बच्चे के अंदर सोशल डिस्क्रिमिनेशन की भावना डाल दोगे तो शायद कुछ भी नहीं बचेगा। फाइन, सो लेट्स बिगिन विद दिस एंड लेट्स सी वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स में इन्होंने क्या मेंशन किया।
So the second part is a part of the Kurukku autobiography by Bama. So Kurukku एक autobiography है, of course बामा की है, जो कि एक तमिल दलित है, और उसी का ही एक छोटा सा हिस्सा हम यहाँ पर We Too Are Human Beings में पढ़ने वाले हैं. बामा वॉज एन इनोसेंट चाइल्ड. बामा अपने बचपन की कहानी बताती है कि मैं तो एक मासूम सी, छोटी सी, प्यारी सी बच्ची थी, है ना, और मैंने अपना जो गाँव है उसी में ही अपना पूरा का पूरा बचपन गुजारा. मुझे क्या पता था मुझे इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ेगा. शी यूज्ड टू वॉक बैक होम व्हेन स्कूल वाज ओवर. शी हैड टू डू वॉकिंग टू रीच होम. कहती हैं कि जब मैं घर आती थी तो मैं पैदल आया करती थी. जब स्कूल ख़त्म हो जाता था तो भी मैं वापस जब आती थी तो मैं पैदल चला करती थी, क्योंकि मुझे आसपास के नज़ारे देखना बहुत अच्छा लगता था. अब बामा अपने आप को यहाँ पर मासूम क्यों कह रही है? क्योंकि उनको दुनिया की जो लटकन झटकन है, जो जो चार्म है, जो कलरफुलनेस है, वो बड़ी अच्छी लगती थी. शी लाइक्स इट अ लॉट. बहुत पसंद थी उन्हें वो. तो इस वजह से वो अक्सर जब स्कूल से वापस घर आया करती थी तो वो पैदल चल के आती थी, ताकि वो ये दुनियावी नज़ारों को देख सकें. राइट नाउ, फर्दरमोर द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द वॉक वॉज 10 मिनट्स. अब बामा कहती हैं कि अगर मैं आपको बताऊं तो स्कूल से घर तक जाने का जो डिस्टेंस था वो सच बताऊं तो 10 मिनट का था. लेकिन क्योंकि मुझे दुनियावी नज़ारे देखने होते थे, मुझे मौज मस्ती करनी होती थी, मुझे इंजॉय करना होता था, तो मैं उसमें समय लगाती थी. However, she made her walk for a duration of half an hour or 1 hour. तो कहती थी जब मैं आती थी वापस स्कूल से तो मैं या तो आधा घंटा या आधे घंटे से ज़्यादा 1 घंटा लेकर के आती थी, so that I can enjoy and I can do fun and I can like do some kinds of entertainment, है ना. क्योंकि जब बच्चा होता है ना वो दुनियावी चार्म से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है. So Bama was also the same. This was because she took pleasure in watching the various fun games. ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो अक्सर जो मार्केट होती थी वहाँ पर जो गेम्स चल रहे होते थे या जो भी मज़ेदार चीज़ें होती थी उनमें बड़ा इन्वॉल्व हो जाती थी. उनको सब देखना बहुत अच्छा लगता था. एंड शी लव डूइंग दैट. उन्हें बहुत पसंद था ये सब देखना. हर इनोसेंस वॉज लॉस्ट व्हेन शी हैड टू डील विद द एविल अनटचेबिलिटी वेरी अर्ली इन लाइफ. वो छोटी सी ही थी और छोटी सी ही एज में उन्हें पता चला कि अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ भी कुछ होती है. अगर किसी को ना पता हो अनटचेबिलिटी क्या होती है तो मैं बता दूं, ये वर्ड आपका टच से ही आया है. टच का मतलब होता है किसी को छूना, है ना, और अनटचेबिलिटी का मतलब होता है किसी को ना छूना. सो कोई ऐसी चीज़ जिसको आप छू नहीं सकते वो अनटचेबल है. और अनटचेबिलिटी इज द प्रोसेस जिसमें आप किसी को छू नहीं सकते. तो जो बामा है वो क्योंकि तमिल दलित हैं, वो नीची जात से आती हैं, लोगों का कहना ये है, उनकी मास ऑफ द सोसाइटी का कहना ये है, इस वजह से उनसे कोई भी छू गया सो इट विल बी अ प्रॉब्लम. राइट. सो बामा वाज लाइक दैट कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी इंसान को छू नहीं सकती, ये बुरा है, ये अच्छा है. व्हाई दीज काइंड्स ऑफ थॉट पीपल हैव. लोगों के अंदर इस तरह के थॉट प्रोसेसिंग क्यों है? तो बामा ने अपने आप को बताया कि वो मासूम थी, उन्हें मज़े करना पसंद था, एंजॉय करना पसंद था, वो वर्ल्डली लाइफ को जीना चाहती थी एंड शी एक्चुअली एंजॉयज अ लॉट दिस काइंड्स ऑफ थिंग. बट फिर भी उन्हें एक्चुअली में अपनी इनोसेंस को खोना पड़ा जब उन्होंने अनटचेबिलिटी जैसी हो रही प्रैक्टिस को देखा. Now, one day an elder of her community carrying food packet holding it by strings. उन्होंने देखा कि एक बार उन्हीं की सोसाइटी का एक एल्डर पीपल है, उसने एक स्ट्रिंग की मदद से एक पैकेट को पकड़ा हुआ है. ओके फाइन. शी फेल्ट अम्यूज्ड बट हर ब्रदर एक्सप्लेन्ड दैट दे बिलोंग टू अ लो कास्ट. उन्हें लगा ये क्या है, व्हाई इज इट सो. उनके घर के एक एल्डर ने आखिर ऐसा क्यों कर रखा है, उसने ये स्ट्रिंग क्यों पकड़ रखा है. मीन्स शी वॉज नॉट गेटिंग दैट why is it so. अनटचेबिलिटी क्या है उन्हें नहीं पता था तब तक. तो उनका एक भाई उन्हें समझाता है कि देखो ये कुछ नया नहीं है, वो एक नीची जात से बिलोंग करते हैं, इस वजह से उन्हें इजाज़त नहीं है किसी भी ऊंची जात के इंसान को छूने की या टच करने की भी. दैट इज वाई शी इज नॉट अलाउड टू डू एनी टच विद एनी ऑफ द अपर कास्ट पीपल. इसी वजह से ये बंदा हाथ में स्ट्रिंग पकड़े हुए है और स्ट्रिंग से सामान लोगों को दे रहा है. The belief was that the food packet will become impure if there was touching by a lower caste person.
लोगों के बीच में ऐसी मान्यता थी, ऐसा थॉट था कि अगर गलती से भी ये जो फूड पैकेट है ये टच कर जाता है किसी भी ऐसे बंदे को जो लो क्लास का है, तो ये अशुद्ध हो जाएगा, ये इम्प्योर हो जाएगा और फिर इसको कोई भी पढ़ा लिखा इंसान या फिर ब्राह्मण इंसान छू नहीं सकता। Now, her brother wanted to determine his caste as he asked about the street he lived in. उनका जो भाई था वो चाहता था कि उनकी जो कास्ट है उसको डिटरमाइन किया जाए as he asked about the street he lived in, क्योंकि उससे पूछा गया था कि हम किस सोसाइटी में रहते हैं, किस गली में रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं जो हमारे साथ इस तरीके की चीज़ें करी जा रही हैं, क्यों हमें अनटचेबिलिटी की कैटेगरी में रखा गया है, क्यों हमारी छुई हुई चीज़ इम्प्योर हो जाती है और क्यों लोग हमारे हाथ से दी गई किसी चीज़ को लेना पसंद नहीं करते। He told Bama that in order to win dignity, she must work hard to win the honor. अब वो बामा से कहते हैं देखो जो रिवाज है वो तो रिवाज है, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सोसाइटी में कोई इज्जत हो, तुम्हें सोसाइटी में एक बड़ा रुतबा मिले, कुछ अच्छा करो, जिंदगी में आगे बढ़ो, तो तुम्हें डिग्निटी जीतनी पड़ेगी। और वो ऐसे नहीं आएगा, तुम्हें पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा और इज्जत भरी जिंदगी जीनी पड़ेगी। बामा वॉज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एंड स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। बामा ने तभी ठान लिया कि वो इस तरह की जो प्रीजुडिस की फीलिंग है उसे बिल्कुल नहीं मानती और वो मेहनत करेंगी और वो मेहनत करके अपना नाम बनाएंगी। तो बामा ने मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी और उन्होंने अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल करी, उन्होंने खूब नाम कमाया। So what is the conclusion of the story, The Memories of Childhood? Here this chapter explore the racial and caste discrimination which two children had experienced. So इस पूरी कहानी में हमें कुछ और नहीं बल्कि दो छोटे छोटे बच्चे जो बहुत ही कम एज पे, जो मासूम होते हैं, जिनका ग्रोइंग पीरियड होता है, उनकी बुद्धियों को कैसे कुंद कर दिया जाता है, कैसे एक सोसाइटल नॉर्म में उन्हें बांध दिया जाता है और कैसे वो रेशियल और सोशल डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट बन जाते हैं, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है। सो इस सोशल डिस्क्रिमिनेशन के इससे किस तरह से बाहर आना है वो आप जिटकालासा और बामा से सीखिए। आज वो एक बहुत बड़े राइटर हैं और लोग उनकी वाहवाही कर रहे हैं और उनका नाम पूरी भारत में चर्चाओं में है, right? So with this, my dear student, we have come to the end of the session. This chapter was not too big. There were two stories and both are so small but so heart touching, and this particular chapter gives us a very great lesson that we should never go with the flow of the society. If society is doing something wrong and if we are not liking something which society makes, the so-called society makes, we should go against it and we should be a rebel at that time, and it should not be wrong also अगर हम अपनी चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो जाते जाते मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ के जाऊंगी, and the question is, how can we get rid of these social discrimination? Explain. Fine. सो अभी इसी के साथ मैं अभी सेशन को एंड करूंगी। आई होप कि आप लोग को अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट वी विल बी टेकिंग योर डाउट्स ऑन आवर ऐप अडर 24/7। तो अडर 24/7 की एक ऐप है, उस ऐप पर जा करके आप डाउट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल सकते हैं और इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करें बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसी के साथ मैं सेशन को एंड कर रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।